जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जो इससे पिछला क्लास थे उसमें अपने आप क्या हुआ था, अपने आप मोबाइल के जो लगा हुआ था वाईफाई वो क्या हो गया, अनकनेक्ट हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था, जिसके कारण वीडियो रुक गया है। तो हम कब पढ़ा रहे थे पिछले वीडियो में कि दर्पण सूत्र को क्या करना है, सिद्ध करना है। इस दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है आपको अवतल दर्पण में, यानी कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को कैसे सिद्ध करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ये जो अवतल दर्पण है ना, इसमें इस दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है। आपके एग्जाम में यह बहुत ही इंपोर्टेंट है। लगभग आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यह हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद अवतल दर्पण में सिद्ध कर देंगे तो कल एक वीडियो बना देंगे आपको उत्तल दर्पण में कैसे सिद्ध करेगा। उसके बाद आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए यही सिद्ध करना है कि अवतल दर्पण में हम कैसे क्या सिद्ध करेंगे, दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो समझिए कि सबसे पहले एक लेते हैं अवतल दर्पण। क्या लेते हैं, एक अवतल दर्पण ले लिए। ये ले लिए अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में यहाँ पे ये हो गया आपका P। ये जो अवतल दर्पण लिए इसका नाम रख देते हैं एम डैश। और ये जो एक लिए प्रधान अक्ष लिए, ये क्या लिए है, प्रधान अक्ष। क्या लिए है, प्रधान अक्ष। तो एक हम अवतल दर्पण लिए जिसका नाम एम डैश है, एक प्रधान अक्ष लिया। इस प्रधान अक्ष के यहाँ पे क्या होता है, ध्रुव होता है, और यहाँ पे क्या होता है, फोकस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। अब समझिए यहाँ पे हमको एक वस्तु लेना है, यहाँ पे हमको एक वस्तु लेना है। ये वस्तु यहाँ पे ले लिए जिसका नाम ए और बी रख दिए। क्या रख दिए, ए और बी। जब वस्तु कहाँ पे, अनंत और सी के बीच है। तो बताइए, आपको हम अवतल दर्पण के किरण आरेख में बताए थे कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कैसे बनता है, तो समझिए, यहां से एक प्रकाश की किरण यहाँ पे आएगा, ठीक है, और दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, यह फोकस से गुजरेगा। किससे गुजरेगा, यह क्या किससे गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। उसके बाद यहां से एक और किरण निकलता है जो कहां जाता है, वक्रता केंद्र पे जाता है, और वक्रता केंद्र पे जाता है, और इस दर्पण से परावर्तन यहाँ पे आया, फिर यहां से परावर्तन होगा तो पुनः इसी रास्ते पे लौट जाएगा। तो ये दोनों किरण जहां पे कटता है, ये दोनों किरण जहां पे कटता है वहीं पे क्या बनता है, वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। देखो प्रतिबिंब कहां बन गया, यहाँ पे प्रतिबिंब बना, और इस प्रतिबिंब का नाम रख देते हैं ए डैश बी डैश। यहां तक हो गया। यहाँ पे इस जगह का नाम रख देते हैं आपको एन। क्या नाम रख देते हैं, एन। इसका नाम रख देते हैं एन, और यहां से एक अभिलंब गिर देते हैं, ये अभिलंब, और इसका नाम रख देते हैं एस। क्या नाम देते हैं, एस। अब समझिए ये एन एस। तो ये जो अभिलंब डाले हैं एन एस, ये रियल में कहां पे है, ध्रुव पर है, लेकिन इस अवतल दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण यह हम ध्रुव से बाद में लिए। बाद में नहीं कहिएगा कि एस कहाँ अलग है, ये जो एस है ना रियल में कहां पे, पी पे ही है, लेकिन इस दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण इसको हम यहाँ थोड़ा अलग लिए हैं। समझ में आया। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए, एक दर्पण लेना है एम डैश का, ठीक है, जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और फोकस F है। और उसके बाद ए बी एक वस्तु लेना है जो अनंत और सी के क्या हो, बीच हो। ए बी क्या लेना है, एक वस्तु लेना है जो अनंत और सी के बीच हो, और इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रहा है जो सी और एफ के बीच है। इतना समझ में आया। इतना समझ में आने के बाद जो काम हम यहाँ पे किए हैं ना, जो काम यहाँ पे हम किए हैं ना, उसको यहाँ पे चुपचाप क्या करना है, लिख देना है। यानी कि जितना हम बताए हैं ना उसको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। तो लिखिएगा, माना कि ए डैश मतलब एम डैश एक क्या है, एक अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका
जिसका वक्रता केंद्र क्या है, सी एवं ध्रुव क्या हो, जिसका ध्रुव पी है, पी है। ए बी एक वस्तु है, ए बी क्या है, ए बी एक वस्तु है, ए बी एक वस्तु है जो जो अनंत और सी के बीच है। जो कहां पे है, अनंत एवं सी के बीच है, जो अनंत एवं सी के बीच है। इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है, जो सी और एफ के बीच है, जो सी और एफ के बीच है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। लिख दीजिएगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमको इसको सिद्ध करने के लिए हमको 4 त्रिभुज खोजना है, और यही चारों त्रिभुज को, दो दो त्रिभुज को आपस में समरूप करना है। अब समझिए इसमें 4 त्रिभुज कैसे खोजेंगे। देखो, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, और एक त्रिभुज ये हो गया। ये हमको 4 त्रिभुज मिल चुका है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है ना, 2 त्रिभुज को आपस में समरूप करना होता है। आप बताइए कि यहाँ पे 2 त्रिभुज है, देखिए ये 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज ले लिए यहाँ पे, एक त्रिभुज ले लिए, देखिए एक त्रिभुज हो गया, और एक त्रिभुज यहाँ पे ले लिए। अब बताइए ये दोनों त्रिभुज आपस में, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। अब बताइए ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कैसे होगा। तो समरूप होने के लिए जो ए बी सी है, और ये क्या है, ए डैश बी डैश सी है। 2 त्रिभुज लिए, 2 त्रिभुज लिए, ए और बी, 1 और 2, और ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कैसे होगा। तो जब 2 त्रिभुज का 2 कोण आपस में बराबर हो। समझिए कि यह कोण भी कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री, यह कोण भी 90 डिग्री, यह कोण भी मान लो कि 50 डिग्री, और यह कोण भी कितना डिग्री, 50 डिग्री। जब 2 त्रिभुज का 2 कोण आपस में बराबर होता है, तो हम कहते हैं कि यह दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। जब तक 2 त्रिभुज का 2 कोण आपस में बराबर नहीं हुआ, तो हम नहीं कहेंगे ये दोनों समरूप है। जैसे ये कोण और ये कोण 90 डिग्री, ये कोण और ये कोण कितना, 50 डिग्री, इसका 2 कोण आपस में बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं यह जो त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसका, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का। समझ में आया हुआ। ठीक है, तो उसी तरह त्रिभुज 1 और 2 को क्या करना है, आपस में इसके साथ समरूप करना। देखिए समरूप कैसे करेंगे। समरूप होने के लिए कंडीशन समझ गए कि त्रिभुज को समरूप होने के लिए त्रिभुज का 2 कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, 1 2 को इसको मिटा देते हैं, 3 इसको मिटा देते हैं। अब समझिए, देखिए त्रिभुज इसका ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और ये भी कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम चढ़ेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज के ले लिए। अब बताइए ये दोनों त्रिभुज का ये एक कोण और ये कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब समझिए ये कोण 90 डिग्री का है, तो इस कोण का नाम रख देते हैं, इस कोण का नाम रख देते हैं एंगल 1 और इसका नाम रख देते हैं एंगल 2। तो एंगल 1 और कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है। किस लिए बराबर है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो यहां लिख दीजिएगा, यहां पर लिख देंगे कि कोण 1 बराबर कोण 2
कैसे है, समकोण कोण से, समकोण, समकोण कोण से आपस में क्या है, बराबर है। कोण 1 कोण 2 कैसे बराबर हुआ, क्योंकि ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, समकोण कोण से बराबर हुआ। अब समझिए ये कोण 1 माने कोण 2 माने हैं, ये मान लीजिए कोण 3 और इसको मान लीजिए कोण 4, कोण 3 और क्या मान लीजिए कोण 4। अगर जैसे ही इसको कोण 4 मारे तो ये एंगल और ये एंगल, जैसे दो रेखा यहाँ पे कटता है तो ये एंगल आपस में बराबर होता है। अगर ये 40 डिग्री हुआ तो ये भी कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री। यह कोण कौन से होता है, तो यह सम्मुख कोण से होता है। सम्मुख कोण आप लोग मैथ में पढ़े होगा, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या कहता है कि जब दो रेखा आपस में कटता है तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। देखो ये भी तो रेखा कट रहा है ना, ये भी तो यहाँ कट रहा है ना, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है किस कोण से, सम्मुख कोण से। तो लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर किस कोण से, सम्मुख कोण से बराबर है, सम्मुख कोण से बराबर है। जैसे ही दो कोण, हम बताए थे कि जैसे ही दो कोण आपस में बराबर हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसका, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का। और जैसे ही दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो इसकी जो संगत भुजा है, इसकी जो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं कहने का अर्थ हुआ ये लंब बट्टा लंब और आधार बट्टा आधार आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि लंब बट्टा लंब बराबर क्या होगा, आधार बट्टा आधार। यानी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है क्या होता है, बराबर होता है। तो समझिएगा त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में लंब क्या है, ए बी है, तो लिखेंगे ए बी बट्टा इसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश, क्या है, ए डैश बी डैश बराबर। अब समझिए इसका आधार क्या है, ए और सी, ए सी, और इसका आधार क्या है, ए डैश सी। इसका आधार क्या है, देखिए ए डैश सी हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब समझ में, यानी कि ये कोण और ये त्रिभुज को आपस में क्या कर दिए, समरूप कर दिए। समझ में आया। अब समरूप करना है हमको ये त्रिभुज का, ये त्रिभुज का। जैसे ही दोनों त्रिभुज का आपस में समरूप करेंगे मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना सब कुछ, हाँ बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब समझिए, अब चलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज किसमें है, त्रिभुज एन एस एफ, एन एस एफ। तो त्रिभुज एन एस एफ और किसमें, ए डैश बी डैश एफ। देखिए ए डैश बी डैश एफ, ये त्रिभुज हो गया मेरा एक त्रिभुज, ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ। कोई दिक्कत। अब इस दोनों त्रिभुज को भी क्या करना है, आपस में समरूप करना है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कैसे होगा, जब इसका दो कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए इसमें दो कोण बराबर कीजिए। देखिए यहाँ देखो कोण 1 2 3 4 ले लिए थे, तो ये लीजिए कोण 5, ये ले लीजिए कोण 6, ये लीजिए कोण 7, ये लीजिए कोण 8। अब देखिए ये जो कोण है, ये जो 6 कोण है ये भी समकोण है, और ये जो 5 कोण है, ये एंगल कोण 5 है, ये भी क्या है, समकोण है। ये भी समकोण है और ये भी समकोण है, ये भी क्या है, समकोण। ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 5 बराबर एंगल 6 क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है। समझ में आया, क्या है, समकोण है। उसके बाद जैसा कि ये जो कोण है सम्मुख कोण, जब दो रेखा आपस में कटता है तो ये दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। बराबर होता है किस कोण से, सम्मुख कोण से बराबर। किस कोण से बराबर, सम्मुख कोण से। तो ये भी तो दो रेखा आपस में कट रहा है, देखो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो ये और ये भी आपस में बराबर होगा किस कोण से, सम्मुख कोण से। तो समझिए कि सम्मुख कोण, कोण 7 बराबर कोण 8 क्या होगा, सम्मुख कोण से क्या होगा, सम्मुख कोण से बराबर होगा। इतना तक समझ में आया,
इतना तक समझ में आ गया। चलिए इसमें अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये दोनों आपस में क्या होगा, जब दो त्रिभुज एन एस एफ और त्रिभुज त्रिभुज क्या है, त्रिभुज क्या है ए डैश बी डैश एफ, आप दोनों में जब दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाएगा, दो कोण आपस में बराबर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये जो दोनों त्रिभुज है ये आपस में क्या हो जाएगा, समरूप। तो एन एस एफ समरूप किसका हो जाएगा, ये किसका समरूप हो गया, ए डैश बी डैश एफ का। ए डैश बी डैश क्या हो गया, एफ का समरूप हो गया। तो हमका जब ये समरूप हुआ तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समरूप होगा। थोड़ा जगह कम है इसीलिए थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। अब समझिए ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो इसका संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए लंब इस त्रिभुज का लंब क्या है, एन एस, क्या है, एन एस बट्टे इसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार क्या है, देखिए इसका आधार क्या है, एफ एस, एफ एस बराबर इसका आधार क्या है, देखिए इसका आधार यही ना है, ए डैश एफ, ए डैश एफ। यहां तक हो गया। अब समझिए कि अगर इसका समीकरण 2 अभी नहीं मानते, समझिए देखिए इसके आगे अगर यहाँ पे एक हम लाइन खींच दिए और इसका ऊंचाई h है और इसका भी ऊंचाई कितना है, h है, और इसका नाम होगा ए बी और इसका नाम हो जाएगा एन एस। एक ही लाइन पे दो समान ऊंचाई की रेखा खींच दिए, एक ए बी है और एक क्या है, एन एस है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि जितना ए बी होगा उतना ही क्या हो जाएगा, एन एस होगा, यानी कि इसका हाथ इसका हाथ बराबर है तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एन एस हो जाएगा। तो बताइए यह जो रेखा खींचे हैं, यह जो रेखा है इस पर ये जो ए बी है ये क्या है, ए बी और ये जो एन एस है ये दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं। तो यहां लिख सकते हैं कि जब ए बी बराबर क्या हो, एन एस, जब ए बी बराबर एन एस हो तो हम ए बी के जगह, जब हम एन एस के जगह ए बी के मान रख सकते हैं, तो इस एन एस के जगह हम इस एन एस के जगह ए बी रख दिए तो ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर एफ एस बट्टे ए डैश एफ। यहां तक समझ में आया, यहां तक सभी को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, यहां तक आपको सभी को क्या क्या समझ में आ जाना चाहिए। अब समझिए कि यहाँ पे हम उसी समय आपको बताए थे कि ये जो F और S है, ये जो F और S है, ये जो S है रियल में कहाँ पे है, P पे है। तो ये S कहाँ पे है, P पे है। तो F S और F P दोनों बराबर होगा, क्योंकि जैसे ही ये S यहाँ पे आएगा तो F P होगा, या उसको F S भी कह सकते हैं कि नहीं। अगर ये S यहाँ पे आया तो इसे F S कहे तो या F P कहे तो बात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पर लिखिएगा कि एफ एस बराबर क्या होगा, एफ पी। तो इस एफ एस की जगह पे हम एफ पी डाल सकते हैं। तो ए बी यहां लिखिएगा, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर इस एफ एस की जगह क्या डाल देंगे, एफ पी बट्टे ए डैश एफ। अब इसको मानते हैं समीकरण 2। देखिए अब समीकरण 1 देखिए, अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 में इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ए बी बट्टे ए डैश और ए बी बट्टे ए डैश ये आपस में बराबर है कि नहीं। जब ये दोनों आपस में बराबर होता है तो ये दोनों भी क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिखिएगा समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से ए बी बट्टे ए डैश बी डैश आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं ए सी बट्टे ए डैश सी बराबर पी, मतलब एफ पी बट्टे ए डैश एफ होगा। हो गया। अब समझिए, अब यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो इस फिगर में देखो ए सी कहाँ है, ये ए है और यहाँ पे सी है। देखो अगर एक रेखा खींचते, ये रेखा खींचे, यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है और यहाँ पे क्या है, पी है। तो अगर हमको AC निकालना हो, अगर हमको ये AC निकालना हो, ये AC निकालना हो
तो इस पूरा में से इतना घटा देंगे, सॉरी, अगर हमको AC निकालना हो तो इस पूरा में से इतना घटा देंगे तो हमको AC निकल जाए कि नहीं। जैसे अगर पूरा कितना हो 5 हो, पूरा कितना हो 5 हो, अगर यहां से यहां ये पूरा जो लाइन है ना, ये पूरा लाइन कितना है 5 है, कितना है 5 है, उसमें से ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन कितना है 3 है। तो हमको ये कैसे निकलेगा कि इस पूरा में से इस 3 को घटा दे, यानी कि अगर हमको AC निकालना हो, ये AC निकालना हो तो कैसे निकलेगा कि पूरा कितना है A और P, पूरा क्या है AP है, और घटाएंगे कितना P और C, PC घटा देंगे तो ये हमको निकल जाए कि नहीं। तो वही चीज है, ये AC है और P है, AC निकालने के लिए PA में से क्या घटाना पड़ेगा, PC घटाना पड़ेगा, PA में से, यानी कि PA में से क्या घटाना पड़ेगा, PC घटाना पड़ेगा। समझ में आया। तो AC की जगह हम PA माइनस PC लिख सकते हैं, इसकी जगह हम PA माइनस PC बटे हमको A' करना है। आप समझिए A', इसको मिटाते हैं। देखिए इसमें खोजे कि A' की, ये A' है और ये C है। अगर समझिए एक लाइन लिए, यहाँ पे ले लिए A' और यहाँ पे होगा C और यहाँ पे हो जाएगा P। अब हमको निकालना है A', इतना निकालना है। तो इतना निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस पूरा में से इतना को घटा दे, PC, ये C है ना, अगर ये इस पूरा में से इतना को घटा दिए तो इतना बचेगा कि नहीं। तो पूरा कितना है, पूरा क्या है PC है, और इतना घटाएंगे क्या लिख देंगे PA', तो हमको ये निकल जाएगा। तो इसके जगह A1 से निकालना है, A1 से निकालना है तो क्या लिखेंगे PC माइनस PA'। कोई दिक्कत, चलिए ये FP, ये जो F और P है ना, इसको F और P ही रहने दीजिए, और A1F, अब देखिए A1F, ये A1F है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे A1 है, देखिए यहाँ ले लेते हैं A1, और यहाँ पे है F और यहाँ पे है P। अब हमको निकालना है A1F। A1F कैसे निकालेंगे, इस पूरा में से इतना घटा देंगे, इतना निकालने के लिए इस पूरा में से इतना घटा देंगे। अगर हमको A1F निकालना है, इतना निकालना है, तो इस पूरा में से PA' में से क्या घटाएंगे PF घटाएंगे, तो इतना निकल जाएगा। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं PA' माइनस PF। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं चिन्ह परिपाटी में। अब किसमें चलते हैं, चिन्ह परिपाटी में। समझिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है, इससे नीचे सबको दिख रहा है। चलिए देखिए, अब चलते हैं चिन्ह परिपाटी में। देखिए सबसे पहले PA, चलिए सबसे पहले यहां लिखते हैं वस्तु की, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, फोकस की दूरी हो, वक्रता त्रिज्या की दूरी हो, सब क्या होगा निगेटिव होगा। तो देखिए इसमें समझिए वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, देखो वस्तु की दूरी को लिखते हैं U से। किससे लिखते हैं, U से। अब देखिए वस्तु की दूरी, यहाँ पे वस्तु है, इसका दूरी क्या हो जाएगा A और मतलब P और A। ये P और A क्या है, यहां से यहाँ, वस्तु यहाँ पे है कि नहीं, तो यहां से यहाँ क्या होगा वस्तु की दूरी होगा। तो वस्तु की दूरी क्या होगा PA, क्या होगा वस्तु की दूरी क्या होगा, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा PA, ये होगा ना। और दर्पण से इस कटा है तो क्या होगा माइनस U। समझ में आया। तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे वस्तु है तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा PA माइनस में हो जाएगा। अब उसके बाद करते हैं प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब यही बना है कि नहीं, ये प्रतिबिंब बना हुआ है A' B', तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा PA' हो जाएगा कि नहीं, PA'। ये प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या है PA', PA'। और प्रतिबिंब की दूरी को दिखाते हैं किससे, V से, और ये भी माइनस में होगा। समझ में आया, ये भी क्या होगा माइनस में आएगा। इतना PA' प्रतिबिंब की दूरी है, PA वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी को हम U से लिखते हैं, माइनस U से लिखते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी PA' है, और इसकी दूरी को क्या लिखते हैं माइनस V से लिखते हैं। यहां तक सभी को समझ में आया। देखिए अब समझिए उसके बाद ये देखिए P और F,
ये एफ है कि नहीं, तो पी और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और ये फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, माइनस एफ से, क्योंकि दर्पण के इस कता है। तो देखो पी एफ क्या है, यानी फोकस दूरी, ये जो फोकस दूरी है क्या है, पी एफ, इसको लिखते हैं माइनस बी से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, माइनस बी से लिखेंगे। उसके बाद एक और बच गया ये वक्रता त्रिज्या है, यानी पी और सी ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगुनी होती है, यानी कि पी और सी के बीच की दूरी के वक्रता त्रिज्या की दूरी होता है पी और सी, और यह जो वक्रता त्रिज्या है ना फोकस से क्या होता है, दुगुना होता है। यहां लिखेंगे, यहां लिख देंगे आपको कि पी और सी पीसी बराबर क्या होगा, माइनस टू एफ, पीसी बराबर क्या होगा, माइनस टू एफ, पीसी बराबर क्या होगा, माइनस टू एफ। चलिए अब आगे समझिए, इसको ऐसे कर देते हैं, इसके समझिए, अब समझिए कि पी ए मतलब वस्तु की दूरी, पी ए मतलब वस्तु की दूरी माइनस यू, तो इसके जगह माइनस यू रखेंगे, माइनस पीसी देखो ये जो पी और सी है ना, ये वक्रता त्रिज्या है, पी और सी वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या फोकस से क्या होता है, दुगुना होता है, तो प्लस टू एफ, क्योंकि ये माइनस में था और ये माइनस टू एफ, तो क्या लिख सकते हैं इसको, डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्लस टू एफ बट्टे पीसी, ये जो पीसी है ना ये भी वक्रता त्रिज्या है, पीसी क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, ये भी क्या हो जाएगा, टू एफ माइनस पी ए डैश, देखिए पी ए डैश क्या है, माइनस बी है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी बराबर, समझिए एफ मतलब एफ पी क्या फोकस दूरी है, जिसे किससे लिखते हैं, माइनस एफ से लिखेंगे बट्टे, अब क्या है पी ए डैश प्रतिबिंब की दूरी माइनस बी, और ये माइनस है तो माइनस, और पी एफ मतलब फोकस यानी कि प्लस एफ। अब इसको क्रॉस गुना करना है, सबसे इस भी से इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे तो प्लस यू भी, और माइनस प्लस माइनस, और इस भी से इसमें गुना करेंगे तो टू एफ भी, अब प्लस से इसमें गुना करेंगे तो माइनस यू एफ, और इस प्लस से इसमें गुना करेंगे तो प्लस टू एफ स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए क्या करना है इसमें कि ई माइनस एफ से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस में था, ठीक है, ये क्या था, माइनस में था, देखिए माइनस टू एफ, इससे इसमें गुना करेंगे तो टू एफ स्क्वायर माइनस एफ भी। यहां तक समझ में आया। देखिए ये बीच में बराबर है तो टू एफ स्क्वायर से टू एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ यू भी में टू एफ बी और यू एफ माइनस टू एफ भी माइनस यू एफ बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एफ भी। अब समझिए इसको u और v को यहीं पर रखिए, अब बाकी सबको उधर भेज दीजिए, माइनस एफ भी, ये प्लस टू एफ भी और प्लस यू एफ। अब u भी बराबर, देखो ये माइनस एफ भी और प्लस टू एफ भी क्या हो जाएगा, एफ भी प्लस यू एफ, ये हमको आ गया। अब इसको दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ u भी एफ से भाग देने पर दोनों तरफ यू एफ भी से क्या करेंगे, भाग, तो यू भी बटे यू भी एफ बराबर एफ भी बटे यू भी एफ बराबर प्लस यू एफ बटे यू भी एफ। ठीक है, देखिए u से u कट गया, f से f कट गया, v से v कट गया, f से f कट गया, v से v कट गया, और यहाँ u से u कट गया और f से f कट गया। देखो इसमें नीचे f बचा हुआ है, ऊपर नहीं कुछ है, तो 1/f बराबर, नीचे u बचा हुआ, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1/u प्लस, नीचे कुछ नहीं बचा है, नीचे v बचा हुआ है तो 1/v, क्या है 1/v। यही तो हमको सिद्ध करना था, देखो ये सिद्ध हो गया।
ये सिद्ध हो गया, ये क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया, लिख दीजिएगा प्रूव, प्रूव्ड। ये आपका दर्पण सूत्र है। कौन सा सूत्र है, यह आपका दर्पण सूत्र है जो आपके एग्जाम में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कल के क्लास में हम पढ़ेंगे आपको उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है दर्पण सूत्र। आज सिद्ध कर दिया अवतल दर्पण में, कल सिद्ध करेंगे उत्तल दर्पण में। एक बार और समझा देते हैं, समझ लीजिए कि एम, देखो माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका वक्रता त्रिज्या सी है, वक्रता त्रिज्या सी है एवं ध्रुव पी है। ध्रुव क्या है, पी है। ए बी एक वस्तु है, ए बी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है जो सी और एफ के बीच है, जो सी और एफ के बीच है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखो इसमें हमको 4 त्रिभुज खोजना है, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, और 2 त्रिभुज को आपस में समरूप करके उसके संगत भुजाओं का अनुपात को बराबर करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज लिए हैं ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। जब इस दोनों त्रिभुज यहाँ पे लिए हैं तो ये एंगल और ये एंगल, देखिए ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। तो 1 बराबर 2, 90 डिग्री यानी कि समकोण कोण से बराबर है। उसके बाद आप समझिए ये एंगल और ये एंगल, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, मतलब 1 2 3, ये 4 हो जाएगा। अब समझिए ये दोनों सम्मुख कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब 2 कोण आपस में बराबर हो जाएगा दोनों क्या हो जाएगा, समरूप। जैसे ही समरूप होगा तो उसको संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर ए सी बट्टे ए वन सी। इसको कर लिए, समीकरण 1 मान लिए। ठीक उसी प्रकार आप ये दोनों त्रिभुज का जब समरूप कीजिएगा, समरूप होगा तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपका एन एस बट्टे ए डैश बी डैश और एफ एस बट्टे ए डैश एफ, ठीक है। उसके बाद हम बताए थे कि जितना इसका हाइट है उतना ही इसका हाइट है, लेकिन ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एन एस। तो इस एन एस की जगह हम ए बी को रख दिए, ए बी बटे इतना इतना, और जब ये मान लिए समीकरण 2। आप समझिए समीकरण 2, जैसे समीकरण 2 माने हैं, देखिएगा ये ए बी बट्टे ए डैश बी डैश समीकरण 2 में और ए बी बट्टे ए डैश बी समीकरण 1 में, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है। जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो क्या करते हैं, जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो ये और ये भी क्या होगा, बराबर होगा। इसको बराबर कर दिए है और इसके बाद तो हम आपको बता ही दिए, ये चिन्ह पर पट्टी बताए हैं, और उसके बाद ये गुना भाग करके और इसको काट छाट के हम यहाँ पे सिद्ध कर दिए हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। तो आज के लिए रहने दीजिए। जय हिंद। आप मिलते हैं कल की क्लास में, और कल की क्लास में हम यह सिद्ध करेंगे कि उत्तल दर्पण में कैसे ही दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे, और हो सके तो कल का क्लास क्या होगा, लास्ट क्लास होगा। जय हिंद दोस्तों।